हेलो एवरीबॉडी, हेलो जी, वेलकम वेलकम टू द सेशन। और आज इस सेशन में हम लोग आईटीआर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं आईसीए के द्वारा इशू किए गए आरटीपी एमटीपी के अंदर, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 15-16 इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ बहुत आसान हैं, कुछ थोड़े से ट्रिकी हैं। ध्यान लगाइएगा, आपके कंसेप्ट्स इसमें अच्छे खासे यूज़ होंगे और मैं वादा कर रहा हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट ब्रश अप भी हो जाएंगे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो आईटीआर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन 203 से लेके 219 तक। और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 203। एग्जामिनर कहता है, in which of the following transactions the quoting of permanent account number PAN is mandatory by person entering into the said transaction। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई अगर ये ट्रांजैक्शन है तो पैन सबमिट करना कंपलसरी है या नहीं है, ये बता दो। तो पहला पॉइंट है ओपनिंग ऑफ अ बेसिक सेविंग्स अकाउंट विद अ बैंक। आज से लगभग 5-6 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो तब ये कंपलसरी था कि सेविंग्स अकाउंट अगर आप खुलवा रहे हैं तो पैन नंबर आपको सबमिट करना होगा। लेकिन उसके बाद आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके अंदर फ्री सेविंग्स अकाउंट खोले गए थे बहुत सारे लोगों के। तो उस समय पैन नंबर सबमिट करना कंपलसरी जो पहले था उसको हटा दिया गया था। तो आज ये पोजीशन है कि अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो पैन नंबर सबमिट करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, आप किसी भी बैंक पर जाओ अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए, वो ज़बरदस्ती आपसे पैन नंबर लेते ही लेते हैं, हालांकि कानून में कंपलसरी नहीं है। तो पॉइंट नंबर ए है कि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया। सेकंड, अप्लाइंग टू अ बैंक फॉर द इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। हाँ, यहाँ ज़रूरी है, क्रेडिट कार्ड के लिए कंपलसरी किया हुआ है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप क्रेडिट कार्ड इशू करवाना चाहते हैं तो पैन नंबर सबमिट करना कंपलसरी है। अब पेमेंट ऑफ 40,000 पे टू अ म्यूचुअल फंड फॉर परचेज ऑफ इट्स यूनिट्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट्स के लिए जो लिमिट है वो 50,000 की रखी गई है। कैश डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस फॉर 1 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग अ डे, ये भी नहीं होगा। कैश अच्छा ये होगा, सॉरी ये होगा क्योंकि 50,000 से ज़्यादा है इन अ सिंगल डे, तो यहाँ पे भी पैन नंबर सबमिट करना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट, a fixed deposit of 30,000 पे with NBFC registered with RBI aggregating to the total deposits of 3.5 लाख रुपए up to the time period of deposit made। देखिए, अगर आपका एग्रीगेट एफडी 5 लाख से ज़्यादा हो तो आपको पैन नंबर सबमिट करना ज़रूरी है। यहाँ पर जो एग्रीगेट है वो 5 लाख से कम है, यहाँ पे भी 3.5 लाख है, तो यहाँ पे भी पैन सबमिट करना ज़रूरी नहीं है। And then last one is a sale of shares of unlisted company for 60,000 पे, 1 लाख रुपए की लिमिट है शेयर्स की। अगर 1 लाख से ज़्यादा होता तो टीडीएस होता, यहाँ पे 1 लाख से कम है तो टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। मैं टीडीएस कह रहा हूँ, सॉरी, पैन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। इस वजह से अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 और 4। 2 और 4 में आपको पैन सबमिट करना ज़रूरी है। 2 और 4 आ रहा है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए इज़ आर correct answer। Moving on to question number 204। एग्जामिनर कहता है an individual client has consulted you on a matter of PAN। एक क्लाइंट है, इंडिविजुअल है, वो आपके पास आ रहा है पैन से कुछ बातें पूछने के लिए। He is carrying on a business of sales and purchase of electrical appliances। The turnover is 3 lakh and the profit is 75,000 for the current assessment year 23-24। He has asked you to provide him the threshold limit of turnover, if any, exceeding which he has to apply for PAN। मेरे बेटा, आपको याद है हमारे पास इसमें आता है एक कंसेप्ट जहाँ पे बिजनेस के केस में आपका टर्नओवर का 5 लाख क्रॉस कर जाता है, तब आपको 31 मई तक पैन के लिए अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है, 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पे तो 3.5 लाख है, मेरे ख्याल से 3 लाख है, 5 लाख से कम है। अब क्योंकि 5 लाख से कम है, इस वजह से यहाँ पर टीडीएस ये पैन के लिए अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। सो हमारे पास पोजीशन क्या है,
वो कहता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट बता दो क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख की है, तो आंसर आता है डी। क्वेश्चन नंबर 205, एग्जामिनर कहता है मिस्टर जेड एक सैलरीड इंडिविजुअल है और टोटल इनकम 8 लाख की है करंट ईयर के अंदर। ही फर्निशेस हिज ITR फॉर द करंट ईयर ऑन 28 अगस्त। याद रखिएगा 31 जुलाई उसके लिए लास्ट डेट होनी चाहिए, 31 जुलाई लास्ट डेट होनी चाहिए, लेकिन ये रिटर्न सबमिट कर रहा है 28 अगस्त को। तो अब उसके ऊपर लेट फीस कितनी होगी? लेट फीस के लिए आपको याद होना चाहिए 5 लाख से कम इनकम अगर है तो आपकी 5 लाख या 5 लाख से कम है तो लेट फीस 1 लाख है, 1000 है। और अगर आपकी जो इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो लेट फीस आपकी 5000 पे हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि 8 लाख की इनकम है तो लेट फीस विल बी 5000 अंडर सेक्शन 234F। तो आंसर क्या है? आंसर है अप टू 1000, 5000, 10,000 नॉट लायबल। तो आंसर इज बी, 5000 अंडर सेक्शन 234F। क्वेश्चन नंबर 206, एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स कैन बी रिवाइज्ड अंडर 139.5। 139.5 में कौन कौन सी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं आप? पहला, रिटर्न सबमिटेड अंडर 139.1, दैट मीन जो आपने ओरिजिनल रिटर्न सबमिट करी है वो रिवाइज हो सकती है, आंसर इज यस। बिलेटेड ITR फाइल्ड अंडर 139.4, अगर आपकी रिटर्न बिलेटेड है और आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो हो सकता है, आंसर इज यस। लॉस रिटर्न अंडर 139.3, अगर लॉस है तो लॉस वाली रिटर्न आपने सबमिट करी थी, क्या उसको आप रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो आप सभी प्रकार की रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर में आएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों को आप रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, एग्जामिनर कहता है ISKCON Incorporation is a foreign company and a non-resident in India for the current assessment year। एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, नॉन रेसिडेंट है इस साल करंट ईयर में। इट इज engaged in the business of trading of ट्यूबलाइट्स outside India। ट्यूबलाइट्स का काम है इसका। The principal officer of the company has approached you to enlighten him regarding the provision of Income Tax Act pertaining to the person who is required to verify the ITR in case of ISKCON Incorporation। याद रखिएगा फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी के केस में या किसी भी कंपनी के केस में द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज टू साइन द ITR। In absence of managing director, any other director can sign the ITR। साइन का मतलब वेरीफाई। अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या है। वो कहता है advise him as to which of the following statement are correct assuming that the company has a managing director। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक है? पॉइंट 1, ITR in case of ISKCON Incorporation can be verified by the managing director। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ITR in case of ISKCON Corporation can be verified by any director in the absence of managing director। बिल्कुल ठीक है, by any director in the absence of managing director, ये स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड, ITR in case of ISKCON Incorporation can be verified by the company secretary in the absence of managing director। गलत, कंपनी सेक्रेटरी कभी भी ITR वेरीफाई नहीं कर सकता। तो मेरा आंसर होगा 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 208, एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर नॉट अलाउबल टू मिस साक्षी अ नॉन रेसिडेंट while computing her total income and the taxability under the Income Tax Act 1961। इनमें से कौन सा बेनिफिट ऐसा है जो कि उसको नहीं मिलने वाला एक नॉन रेसिडेंट को? कौन सा बेनिफिट उसको नहीं मिलने वाला? अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ITR का नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका टोटल इनकम का होना चाहिए। पर चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे दे दिया है इसको, आप यहीं पे कर लीजिए। तो नॉन रेसिडेंट को कौन कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है? डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ GAV while computing her income from house property, डेफिनेटली मिलेगा जी। 30% का डिडक्शन नॉन रेसिडेंट को मिलेगा। टैक्स रिबेट अंडर 87A for the amount of 9500 rupees from the tax payable on her total income of 440। हाँ, ये ठीक है, रिबेट नहीं मिलता। रिबेट 87A का सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है, नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलता। नेक्स्ट,
डिडक्शन ऑफ डोनेशन मेड बाय हर टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 80G, डेफिनेटली इसको बेनिफिट मिलेगा। Exemption of interest earned by her on NRE savings account permitted to be maintained by RBI, डेफिनेटली सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 का एग्जेम्पशन मिलता है। तो इसका मतलब कौन सा बेनिफिट नहीं मिलता? रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता। क्वेश्चन में 208 का आंसर होगा बी, रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन टोटल इनकम का होना चाहिए, गलती से ITR में डाल दिया है मैंने, मैं ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, मैंने वैसे डिस्कस कर दिया आपके साथ। 209, उसके बाद 210। मिस्टर दानिश इज अ रेसिडेंट इन इंडिया एंड हैज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 2,30,000 रुपए कंप्राइजिंग इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट एंड रेंटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर 22-23। तो अगर सेविंग्स अकाउंट है तो 80 TTA का डिडक्शन भी आएगा, रेंटल इनकम है तो 30% का डिडक्शन भी मिलेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि इसका 30% का डिडक्शन हो चुका है ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर, तभी इंक्लूड किया जाएगा। फिर वो कहता है ही हैज इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ 2 लाख रुपए फॉर हिज सन फॉर स्टडी टूर टू यूरोप, वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल ITR फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, इफ यस व्हाट इज द ड्यू डेट। अब वो ये पूछ रहा है कि क्या ITR सबमिट करनी है, अगर हाँ तो ड्यू डेट क्या है ये बताओ। देखिए इस क्वेश्चन में 2 चीजें चेक करनी है। पहला, ग्रॉस टोटल इनकम 2,30,000 रुपये दिया हुआ है, दैट मीन्स 80C से 80U से पहले वाले जो 80C से 80U के जो डिडक्शंस हैं, उन डिडक्शंस को लेस करने से पहले जो इनकम है दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम है, वो इसकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है। अब क्योंकि ये बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है तो इस पॉइंट की वजह से ITR फाइल नहीं करेगा, एक बात। दूसरा, फॉरेन टूर वाला पॉइंट, फॉरेन टूर वाले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा करते हो तो आपको ITR सबमिशन करनी है, पर यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा का है, यहाँ तो एग्जैक्ट 2 लाख है, तो इसका मतलब 2 लाख वाला पॉइंट भी फेल हो गया। तो दोनों पॉइंट इसके फेल हो गए, इस वजह से इसको अपने ITR फाइल नहीं करना है, और जब ITR फाइल ही नहीं करना तो ड्यू डेट की बात भी नहीं आती। तो माई आंसर इज नो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR। 2 पॉइंट्स हैं, वो दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 210, मिस्टर एलेक्स इज NOR for the current year. He is doing job with Messrs Kothari Chemicals as an accountant and earns 25,000 rupees per month. सैलरी कमा रहा है 25,000 रुपये, तो 25,000 इंटू 12 इस 3 लाख रुपये, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया, 2,50,000 रुपये की टैक्सेबल सैलरी है इसकी। He had no other income in India but is having a vacant land in Canada which he got from his father after the demise. तो पिताजी की डेथ के बाद पिताजी की ज़मीन इसको मिली है और वो ज़मीन कनाडा में सिचुएटेड है और ये NOR है। ध्यान रखना, कनाडा में ज़मीन है, एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वो वाला पॉइंट अप्लाई तब होता है जब व्यक्ति का स्टेटस होगा ROR। अब यहाँ पे व्यक्ति का स्टेटस ROR नहीं है, इसका स्टेटस NOR है, इस वजह से कनाडा के अंदर जो ज़मीन है वो वाला कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं होगा। और जो वैसे टोटल इनकम आ रही है, ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है, वो 250 है, दैट मीन्स वहाँ पे भी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, बराबर है। तो अगेन ITR फाइल करना इसके लिए ज़रूरी नहीं होगा। एग्जामिनर क्या पूछता है? एग्जामिनर कहता है ही हैज़ नो इनकम फ्रॉम कनाडा, Alex has come to you for consultancy whether he is required to file ITR, क्या उसे अपनी ITR सबमिट करनी है, ये पूछ रहा है। आंसर इज नो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR। पढ़ते हैं पॉइंट ए, Alex is not required to file ITR as his total income does not exceed basic exemption limit। ये वाला पॉइंट ठीक है। Alex is required to file ITR as he is beneficiary of the asset located outside India। बेटा ये बेनिफिशियरी ऑफ द एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो ROR के लिए होता है, NOR के लिए थोड़ी ना होता है, तो ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया। सी, Alex is not required to file ITR as his total income does not exceed basic exemption limit, ठीक है, and he is NOR
फॉर द करंट ईयर, तो सी इज बेटर देन ए, सी इज बेटर देन ए, तो मैं सी को चूज करूंगा। डी, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर एज हिज टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, गलत है, तो डी हो गया, बी गलत, ए भी गया, तो मेरा आंसर सी होगा। ए और सी में से करेक्ट आंसर, बेटर आंसर इज सी। 211 मॉक टेस्ट नंबर 1 मई 2019, एक नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस फॉर लेट फाइलिंग ऑफ आईटीआर, क्या कॉन्सिक्वेंस नहीं है, आईटीआर आप देरी से सबमिट करें, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है। पॉइंट ए, लेवी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो लगेगा, ये तो कॉन्सिक्वेंस है। लॉस अदर देन द लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्डेड, ये भी कॉन्सिक्वेंस है। नो डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग बी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, यस, ये जो पेमेंट्स वाला पॉइंट है, मतलब जैसे 80D में आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, वो वाला सारा जो है उसके ऊपर आपको डिडक्शन फिर भी मिलेगा अगर आपने आईटीआर देरी से सबमिट करा है, तो दिस इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस। फिर लिखा हुआ ऑल ऑफ द अबव, तो ये वैसे ही गलत है, तो सी इज द आंसर। चाहे आप आईटीआर देरी से सबमिट कर दें, जो पेमेंट्स की वजह से आपको डिडक्शन मिलता है वो डिडक्शन आपको मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, सो दिस इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस। 212 मॉक टेस्ट नंबर 1 मई 2019, 2 मार्क्स। एग्जामिनर पूछता है मिस्टर कृष्णा इज अ फिलैंथ्रोपिक पर्सन, फिलैंथ्रोपिक पर्सन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा दान देता है, एजुकेशन में खर्च करता है, जो बड़ा दरिया दिल होता है, उसके बारे में बात हो रही है। ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर, आउट ऑफ हिज टोटल रिसिप्ट्स ही गेव अवे 8 लाख रुपए इन कैश टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। 8 लाख रुपए कैश में है, डिडक्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना 80G का। And he was left with only 2 lakh rupees, which is just enough money to meet his personal requirements. On these facts, Mr. Krishna is of the view that 2 lakh rupees is below the maximum amount not chargeable to tax. No income of him is chargeable to tax during the previous year. He approaches you to file ITR showing 2 lakh rupees as his GTI. Do you agree with him? Also compute the amount of the total income. Answer is no, we do not agree with him, क्योंकि उसने कैश में दिया था, इस वजह से उसे 80G का डिडक्शन नहीं मिलेगा और उसकी इनकम 8 लाख रुपए होगी। याद रखना, ग्रॉस टोटल इनकम भी 8 लाख, टोटल इनकम भी 8 लाख, इस वजह से उसका अमाउंट जो है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, आईटीआर फाइल करनी है। अच्छा, एक चीज़ ये है, वो ये कह रहा है कि 8 लाख के बाद ही वो लेफ्ट विद 2 लाख रुपए, 8 लाख देने के बाद उसके बाद 2 बच गया, तो इसका मतलब इसके पास टोटल कितना था 10 में से 8 दिया तो 2 बचा, तो 10 लाख की इसकी इनकम है जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, आईटीआर फाइल करना होगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं। यस, एज इज एक्चुअल इनकम लेफ्ट विद कृष्णा's हैंड इज 2 लाख रुपए ओनली, his total income shall be 2 lakh रुपए, बकवास। No, what is done after income is earned by Mr. Krishna will not give him any tax exemption. His total income shall be 10 लाख रुपए। चलो पढ़ते आगे। His gross total income and total income are 10 lakh rupees. Since in this case application of money and donation made in cash will not qualify for deduction under 80G, तो C is better than B. D, yes, as 8 lakh rupees is exempt from tax, GTI as well, the total income of Mr. Krishna shall be only 2 lakh रुपए, बकवास है, तो C is the correct answer. मॉक टेस्ट ऑफ नवंबर 2020, 2 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है मिस दिलार who is not required to file ITR under 139(1) as his GTI, अब यहाँ पे his आ गया तो यहाँ पे मिस्टर होगा। फिर Mr. Dilar, who is not required to file ITR as his GTI is less than basic exemption limit, has incurred expenditure of 2 लाख रुपए for her daughter। अब यहाँ पे हर आ रहा है, अगर यहाँ पे हर आ रहा है तो इसका मतलब फिर यहाँ पे
हिज नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा। एज हर डॉटर फॉर ट्रेवल टू यूएसए फॉर द करंट ईयर, इज शी रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर फॉर द करंट ईयर? इफ यस देन व्हाट इज द ड्यू डेट? तो देखो एक बात तो ये समझो कि साहब उसकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है, और दूसरा बेटी के ऊपर उसने जो खर्चा किया वो 2 लाख का है। 2 लाख से ज़्यादा होता तो आईटीआर सबमिशन करना पड़ता। यहाँ पे क्योंकि 2 लाख है तो वो 2 लाख वाली कंडीशन भी फेल हो गई, आईटीआर फाइल नहीं करनी है, तो आंसर हमारा होगा डी। पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, मेरे को ऐसा याद आता है, तो दिस इज रिपीट, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। 214 नंबर मॉक टेस्ट नंबर 1, 214 नंबर मॉक टेस्ट नंबर 1 नवंबर 2021, 2 नंबर। मिस्टर कुमार एज 62 ईयर्स इज आरओआर। कुमार है, 62 साल का है, आरओआर है, तो सीनियर सिटीजन है, ये बात समझ आ गई। एंड ही इज अ रिटायर्ड एम्प्लॉई विद अ मंथली पेंशन ऑफ 22,000 रुपये। तो 22,000 रुपये की मंथली पेंशन है, तो 22,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 22,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दे और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का आप लेस कर देना। तो 22,000 इंटू 12 माइनस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो दिस इज 2,14,000, दिस इज 2,14,000। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। एग्जामिनर कहता है he has no other source of income. He has a house property in Bhatinda and his only son is living in London who owns a house at London. Son of Mr. Kumar met with an accident and died thereby, leaving the house at London in the name of his father Mr. Kumar. बहुत बुरा हुआ, कुमार का बेटा लंदन में, जहाँ पे लंदन में उसके पास प्रॉपर्टी थी, बेटे की डेथ हो गई और बेटे की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी अब कुमार को मिल गई। ध्यान रखिएगा, कुमार इंडिया का आरओआर है और उसके पास लंदन में अपनी एक प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से अब आईटीआर फाइल करने इसके लिए ज़रूरी हो रहेगा। मिस्टर कुमार सीक्स योर एडवाइस वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज आईटीआर अंडर 139। आंसर इज यस, इसको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, yes, he is mandatorily required to file ITR as he is ROR in India and has an asset located outside India. Answer is yes. Answer is yes. ITR फाइल करना होगा। A is the correct answer. हालांकि B, C, D पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। B, no, he is not required to file ITR as his income is below the exemption limit. गलत। Yes, he is required to file ITR as his income exceeds the basic exemption limit. गलत। No, he is not required to file ITR as he is senior citizen and a retired employee. ये भी गलत। तो आंसर है A। 215 मॉक टेस्ट नंबर 1 नवंबर 2022, 2 नंबर। Mr. Lakshman was born on 1st of April 1962। तो अगर अप्रैल 62 में इसका बर्थ हुआ है तो इसका मतलब ये सीनियर सिटीजन बन गया, 60 ईयर्स की इसकी एज है, सीनियर सिटीजन बन गया। ग्रॉस टोटल इनकम है 285 फॉर द करंट ईयर कंप्राइजिंग सैलरी इनकम। ही डज नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, मतलब 80C से 80U वाला कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करता है। ही हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 10,000 रुपये पर मंथ। तो अगर मैं 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाता है 1,20,000 रुपये। अगर बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा आप पे करते हैं तो आईटीआर सबमिशन कंपलसरी होता है। आगे देखिएगा, ही हैज़ मेड अ विजिट टू कनाडा अलॉन्ग विद हिज वाइफ इन द मंथ ऑफ जनवरी 23 फॉर विच ही इंकर्ड फ्लाइट चार्जेस ऑफ 120। The remaining expenditure of visa, stay, sightseeing amounting to 70,000 was met by his son residing in Canada. तो इसने फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से कम खर्च किया। तो ध्यान रखिएगा, फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से कम खर्च हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा है, आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। Is Mr. Lakshman required to file ITR for the current assessment year? If so, why? Answer is yes, क्योंकि उसका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, इवन दो बाकी की कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जैसे 60 साल का है, 285 है, 3 लाख से कम है,
और साथ में क्या जो फॉरेन ट्रैवल उसका खर्चा भी 120 है। तो ITR इन दो वजह से नहीं होगा, लेकिन तीसरी वजह से बिजली का बिल 1,20,000 रुपये है, इसकी वजह से ITR सबमिशन कंपलसरी है। तो पॉइंट्स में लिखते हैं, पॉइंट नंबर ए, नो लक्ष्मण इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR, गलत है। यस, लक्ष्मण इज रिक्वायर्ड टू फाइल ITR सिंस हिज GTI टोटल इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये भी गलत है। Lakshman is required to file ITR since he pays electricity bill of 10,000 rupees per month, which exceeds the prescribed annual threshold limit. Answer is yes. D. Lakshman is required to file ITR since he has incurred foreign travel expenditure exceeding 1 लाख रुपए, गलत है क्योंकि फॉरेन ट्रैवल के ऊपर लिमिट 2 लाख की है। देन RTP का क्वेश्चन है, जल्दी से RTP का क्वेश्चन देखते हैं। RTP ऑफ नवंबर 2019, एग्जामिनर कहता है, मिस्टर पवन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ कॉफी बीन्स। ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर 23-24 हिज टोटल इनकम वॉज 4,50,000 रुपये। पवन फाइल्ड हिज ITR फॉर द करंट असेसमेंट ईयर ऑन 31 अगस्त 2023, whereas the due date of ITR was July 2023. What shall be the fees payable for default in furnishing of ITR, so on? अब उसका यहाँ पे इनकम कितनी है आप वो चेक कर लीजिए। वो ये कह रहा है कि साहब जो कॉफ़ी बीन्स वगैरह हैं, वो कॉफ़ी बीन्स वगैरह की वजह से उसकी इनकम 4.5 लाख रुपए की आ रही है। ये जो 4.5 लाख की इनकम है, इसमें से भी कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होगी और कुछ इनकम टैक्सेबल होगी। तो जो टोटल इनकम है, अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि टोटल इनकम 4.5 लाख है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि साहब ये जो टोटल इनकम है सिर्फ बिजनेस इनकम है, क्योंकि टोटल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर इनकम तो आती नहीं, वो तो एग्जेम्प्ट रहती है। तो दिस इनकम ऑफ 4.5 लाख रुपए इज ओनली द बिजनेस इनकम, बट स्टिल इट इज लेस देन 5 लाख रुपए। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपके ऊपर जो लेट फीस है वो 1,000 रुपये की लगती है। 5 लाख से ज़्यादा होने पे या 5 लाख के बराबर होने पे 5,000 की लेट फीस है, 5 लाख से कम इनकम होने पे 1,000 की लेट फीस है आपके ऊपर। तो यहाँ पे सेक्शन 234F के मुताबिक जो लेट फीस होगी वो लेट फीस होगी 1,000 रुपये की। आंसर हमारा 1,000 रुपये होगा। 217 RTP of May 2020. Arun's gross total income for the current assessment year is 245. तो जो GTI गिवन है वो 250 से कम है। He deposited 45,000 in PPF, not relevant. He pays electricity bill amounting to 120 in the current year. ये आ गई बात, बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा है, इस वजह से ITR सबमिशन करना कंपलसरी है। विच अदर स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये बात एग्जामिनर पूछ रहा है। Arun is not required to file ITR under 139(1) for the current assessment year since his total income before giving effect of deduction of ATC does not exceed basic exemption limit. गलत, क्योंकि हम 80C, अच्छा ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, मैंने गलती से वो बोल दिया, नॉट गिविंग इफेक्ट है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट वैसे तो ठीक है। ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, पर देखते हैं क्या ए से बेटर कोई और स्टेटमेंट है क्या। बी, Arun is not required to file ITR under 139(1) for the current assessment year since his electricity bill does not exceed 2 लाख रुपए for the current year. इलेक्ट्रिसिटी बिल में 2 लाख की लिमिट नहीं है, 1 लाख की लिमिट है। 2 लाख की लिमिट तो फॉरेन ट्रेवल पे है, तो आंसर इज नो, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सी, Arun is not required to file ITR under 139(1) for the current year since neither his total income before giving effect of ATC exceeds basic exemption limit nor his electricity bill exceeds 2 लाख रुपए। स्टेटमेंट ये भी गलत है। Arun is required to file his ITR under 139(1) since his electricity bills exceed 1 lakh rupees for the current year. D is the correct answer. RTP of November 2020, question number 218.
Mr. Dinesh is a resident in India and has a total income, gross total income of 2,30,000 रुपये, comprising interest and savings account and rental income. He incurred expenditure of 2 lakh रुपये for his son's tour to Europe. Whether he is required to file ITR? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया था. 2 लाख रुपए है, एग्जैक्ट 2 लाख रुपए है, ITR फाइल नहीं करनी है इसको, और साथ साथ में इसकी अपनी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR. आंसर इज डी. RTP ऑफ नवंबर 2021, क्वेश्चन नंबर 219. Mr. X is a working partner and Y is non-working partner of XYZ partnership firm. XYZ partnership firm is subjected to tax audit under 44AB. मेरे बेटा पिछले साल का अमेंडमेंट, अगर पार्टनरशिप फर्म को अपना ऑडिट करवाना है तो पार्टनर के लिए भी, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, सबके लिए ITR की ड्यू डेट विल बी द 30th ऑफ सितंबर. क्योंकि फर्म का ऑडिट हो रहा है तो पार्टनर को भी अपनी ITR की ड्यू डेट 31 जुलाई ना होके एक्सटेंडेड ड्यू डेट का बेनिफिट मिल जाएगा. दैट इज 31 ऑफ अक्टूबर. मैंने सितंबर बोल दिया था गलती से, 31 ऑफ अक्टूबर. तो यहाँ पे 31 अक्टूबर तक रिटर्न सबमिट करनी होगी दोनों पार्टनर्स को, एक्स को और वाई को. ठीक है जी. तो यहाँ तक जाके हमारे ITR के जितने भी क्वेश्चन थे फॉर द सी इंस्टीट्यूट MCQs, RTP MTP के MCQs, वो मैंने आपके साथ सारे कंप्लीट कर दिए. और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लास्ट के 3 जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे. दे आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम. तो टिल द टाइम आई मीट यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय एंड टेक केयर. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. होप यू विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स. बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ.